बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा गांव था धर्मपुर, जहां धर्मचंद सेठ नाम का एक सेठ रहता था। सेठ का कारोबार बहुत बड़ा था। वो अपने गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों का भी थोक व्यापारी था। उसकी दुकान इतनी अच्छी चलती थी कि उसे खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वो दिन रात अपने काम में लगा रहता। उसका एक बेटा था जो उस समय अभी छोटा था। पत्नी कमला देवी उसे संभालती थी। समय बीता और सेठ का बेटा गिरिधर सयाना हो गया। वो सेठ के कामों में हाथ बंटाने भी लगा था, लेकिन सेठ अभी भी उसे बच्चा ही समझता था। कमला देवी भी उसे छोटे बच्चे की तरह ही समझती थी। गिरधर सयाना हो गया था, फिर भी वो माँ के कमरे में ही सोता था। माँ रात में उठ उठ कर देखा करती थी कि वो ठीक से सोया है या नहीं, उसे कहीं ठंड तो नहीं लग रही। माँ का उसे फूल की तरह रखने का एक बड़ा कारण था। कमला देवी को गिरधर से पहले कुल 9 बच्चे हुए थे, लेकिन एक को छोड़कर कोई भी 1-2 दिन से ज्यादा नहीं जी पाया था। आखिर में गिरधर का जन्म एक महात्मा के आशीर्वाद से हुआ था। महात्मा ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए माँ की ममता बहुत गहरी थी। पिछली अनहोनी उसे हमेशा डराती रहती थी। सेठ ने पत्नी के मन से डर निकालने की बहुत कोशिश की। जो महात्मा ने कह दिया है कि पुत्र दीर्घायु होगा, तो तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। महात्माओं का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर भी माँ तो माँ होती है, वो अपनी औलाद के लिए हमेशा चिंतित रहती है। धर्मचंद सेठ की उम्र बढ़ती जा रही थी। वो 70 पार कर चुका था। उसने जीवन में खूब धन कमाया था। गांव में उसकी कोठी थी और वाराणसी में भी एक कोठी खरीद ली थी। सोचा था कि बूढ़ा होने पर पत्नी के साथ वाराणसी जाकर भगवान विश्वनाथ की नगरी में बस जाएगा और भजन कीर्तन करते हुए उम्र गुजार देगा। एक दिन उसने पत्नी से कहा, देखो कमला, अब बचपना छोड़ो, बेटे का मुंह त्यागो। मेरा मतलब है कि गिरधर का विवाह करने की तैयारी करो। बेटा तभी तक तुम्हारा दुलारा रहता है जब तक जवान नहीं हो जाता। जवान बेटे पर सिर्फ माँ का ही नहीं, बहू का भी हक होता है। अब समय आ गया है कि हम गिरिधर का विवाह कर उसे उसकी पत्नी को सौंप दें। विवाह के बाद उसकी जिम्मेदारी उसकी पत्नी संभालेगी। हमें अब मोह त्याग कर वाराणसी वास करना चाहिए। अब क्या बात करते हो? मैं वाराणसी कैसे जा सकती हूँ? मैं तो पोते को देखे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। भाग्यवन, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। जितनी जल्दी गिरिधर का विवाह कर दोगी, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। आप मुझसे क्या कहते हो? आप खुद बेटे के विवाह का प्रबंध करो। मैं सारा प्रबंध करके ही तुमसे बात करने आया हूँ। हरिद्वारपुर नगर में मेरा एक दोस्त रहता है, विश्वनाथ सेठ। उनकी एक ही बेटी है। सेठ को धन दौलत की कोई कमी नहीं। वो कई बार मुझसे कह चुके हैं कि गिरिधर को उनके पास भेज दो। वो 2-4 दिन वहां रहकर बेटी सुशीला से बात कर ले। दोनों के विचार मिल जाएं तो आगे कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये क्या बात करते हो? गिरिधर विवाह से पहले जाकर अपनी होने वाली पत्नी से बात करेगा, उसके साथ रहेगा? ये तो बहुत गलत है। ऐसा कहीं होता है? भाग्यवन, हमारे जमाने का जमाना नहीं रहा। समय बदल रहा है। अब लड़का लड़की आपस में बात करके एक दूसरे को पसंद करते हैं। बड़े नगरों में ऐसा ही हो रहा है। और फिर सुशीला विश्वनाथ की इकलौती बेटी है। विश्वनाथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। उन्होंने बेटी की पसंद पर छोड़ दिया है। सुशीला ने खुद अपनी माँ से कहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप लोग जो उचित समझें करो। इसलिए विश्वनाथ ने पहली बार हमारे बेटे को बुलाया है। यदि गिरधर सुशीला को पसंद आ गया तो ठीक, वरना दूसरा लड़का देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि गिरधर को लड़की पसंद कर लेनी चाहिए। संपत्ति भी मायने रखती है। अरे, गिरधर के चाहने से भी कुछ नहीं होगा। मान लो कि ये सुशीला को पसंद कर ले, लेकिन सुशीला को खुद ये पसंद ना आए तो फिर बात कैसे बनेगी? और फिर एक बात और सोचो कि उस तरह की लड़की हमारे घर में ढल पाएगी? क्या वो गिरधर और हम दोनों की सेवा कर पाएगी? अरे, उसे हमारी सेवा करने और घर में खाना बनाने की क्या जरूरत है? हम उसके लिए नौकरानी रख लेंगे। आजकल तो नगर में गरीब से गरीब सेठ नौकरानी रखते हैं। इस बात की फिक्र मत करो। बेटे को मन से तैयार कर उसे समझा बुझाकर नगर भेजने का प्रबंध करो। ठीक है, मैं गिरधर को समझाती हूँ कि वो लड़की देखने चला जाए। गिरिधर उस समय दुकान के काम में लगा था। सेठ ने दुकान पर जाकर गिरिधर को घर भेज दिया कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। वो घर आया तो माँ ने समझाया, बेटा
तुम्हें कल सुबह लड़की देखने हरिद्वारपुर नगर जाना है। वहाँ विश्वनाथ सेठ रहते हैं। उनकी एक बेटी है, सुशीला नाम है। उसका पिता की इकलौती बेटी है। जाहिर है वो नकचढ़ी होगी। तुम उसे भली भांति परख सको तो 1 सप्ताह तक वहाँ रुक जाना। नकचढ़ी होगी तभी चलेगी, कोई काम धाम नहीं करना जानती होगी तभी चलेगी, बहुत तेज भी नहीं होगी तब भी चलेगी, लेकिन चरित्र की खोटी बिल्कुल नहीं चलेगी। बस तुम उसकी चाल चलन पर ध्यान देना। लड़की का चरित्र अच्छा है तो संसार की सारी दौलत उसके पास है, और जब चरित्र ही ठीक नहीं तो वो कूड़े के ढेर है। और फिर तुम कोई बेवकूफ नहीं हो, अपने दिमाग से काम लेना। माँ, अभी मेरे विवाह की क्या जरूरत थी? बेटा, तुम्हें नहीं, मुझे बहू की जरूरत है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। हमारे घर में खाना बनाने के लिए नौकरानी की परंपरा नहीं रही है, तो मुझे अब तक चूल्हा फूंकना पड़ रहा है। लेकिन बहू के घर में आ जाने से नई परंपरा शुरू हो जाएगी। अब घर में नौकरानी भी रख ली जाएगी। गिरिधर अब बिना देर किए तैयारी में लग गया। दूसरे दिन हरिद्वारपुर नगर को निकल गया। गिरिधर हरिद्वारपुर नगर पहुंचा। वहां उसे विश्वनाथ सेठ का घर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसने सेठ को अपना परिचय दिया। मैं धर्मपुर से आया हूँ, धर्मचंद सेठ का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे आपके पास किसी खास काम के लिए भेजा है। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें खास काम के लिए बुलाया है। क्या खास काम है ये तुम मेरी पत्नी से समझ लो। मेरे घर में ज्यादातर मेरी पत्नी की ही चलती है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जैसी आपकी मर्जी, मैं माताजी से ही समझ लूंगा। विश्वनाथ सेठ की पत्नी पास में ही खड़ी थी। उसने गिरधर को अपने कमरे में ले जाकर कहा, बेटा, पहले तुम कुछ खाओ पियो। राधा, जल्दी से मेहमान के लिए कुछ अच्छा खाने को ले आ, या पास के ढाबे से मिठाई ले ले। और हाँ, बचे पैसे लौटा देना, तुम्हारी आदत बुरी है। मालकिन, मैंने तो कभी 1 पैसा भी अपने पास नहीं रखा, सब आपको ही दे देती हूँ। फिर भी आप मेहमान के सामने जलील क्यों करती हैं? ज्यादा जुबान चलाई तो जुबान खींच लूंगी। जब देखो तब भौंकती रहती है। अरे एक मैं हूँ जो तुम्हें अपने घर में रखी हो, वरना दूसरे के घर में रहती तो कब का धक्के मारकर निकाल दी गई होती। वो तो सेठ जी के कारण मैं यहाँ रहती हूँ, वरना मुझे भी आपकी रोज डांट और मार खाने की मजबूरी नहीं होती। मुझे नहीं रखना चाहती हो तो निकाल दो, हिसाब कर दो, अभी चली जाती हूँ। वहीं विश्वनाथ सेठ सब सुन रहे थे। राधा बेटी, तुम काहे अपना दिमाग खराब करती हो? जाओ अपना काम करो। जिसे भौंकने की आदत है वो हवा की सरसराहट सुनकर भी भौंकेगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उसके सुर में सुर मिलाओ। तुम एक भली लड़की हो। मैंने तुम्हें बचपन से अपनी छोटी बेटी मानकर रखा है। तुम मेरा कुछ ख्याल रखो। माफ करना पिताजी, मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। राधा जल्दी से बाहर चली गई। सेठानी उस पर भुनभुनाती रही और सेठ को भी खरी खोटी सुनाई। नौकरानी को सिर पर चढ़ा कर रखे हो, हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है। उसे बेटी कहकर मेरी बेटी की बराबरी कराना चाहते हो। ये सब नहीं चलेगा। मैं उसका केस पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर कर दूंगी। घर में बस एक नौकर काफी है, नौकरानी की कोई जरूरत नहीं। नौकरानी की जरूरत तुम्हें नहीं है, लेकिन मुझे है। तुम अब मेहमान के सामने ज्यादा बात मत बढ़ाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। गिरिधर से वो बात करो जिसके लिए इसे बुलाया गया है। सेठ की बात सुनकर सेठानी संभल गई। वो भूल गई थी कि उसका होने वाला दामाद सामने है। बेटा, मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरी बेटी सुशीला से बात करके उसे समझ सको। यदि वह तुम्हें पसंद कर लेती है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे करा दूंगी। अभी वो नगर में सहेली के पास गई है, साथ में उसका नौकर भी गया है। जमाना खराब है, किसी लड़की को अकेले नहीं घूमना चाहिए, इसलिए सुरक्षा के लिए नौकर साथ जाता है। वो लौट आए इससे पहले तुम अपने को अच्छे लड़के की तरह बना लो। आंख में आंख डालकर बात करो। यदि आंख चुराई या झिझक दिखाई तो खेल बिगड़ जाएगा। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। वो 15 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है,
एक से एक बढ़कर राजकुमार जैसे लड़के आए थे, लेकिन सुशीला ने किसी की नहीं सुनी। माताजी, इसमें खुद को बदलने जैसी कोई बात नहीं है। अपनी अपनी पसंद की बात है। यदि आपकी बेटी मुझे पसंद नहीं करेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। रही मेरी पसंद की बात, तो मैं एक नजर में लड़की को नहीं पसंद कर सकता। उसके लिए मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। मैं 1 सप्ताह यहाँ हूं और 1 सप्ताह में फैसला लूंगा। तब तो ठीक है, मेरी बेटी को भी तुम्हें परखने का वक्त मिल जाएगा। मेरी उम्मीद है तुम उसे जरूर भा जाओगे। राधा मिठाई लेकर आ गई। उसने मिठाई और बचे पैसे सेठानी को लौटाए और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद सुशीला नौकर के साथ नगर से लौट आई। बेटी देखो, तेरे से मिलने कोई आया हुआ है। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, आज किसी से नहीं मिल सकती। यदि कोई मेहमान आया है तो कह दो कि कल सुबह बात करूंगी। वह रात भर आराम से सोई। सुबह जागी तो सेठानी ने कहा, बेटी तैयार हो जाओ और लड़के से बात कर लो। तुम 15 लड़कों को मना कर चुकी हो। तुम्हारी इस आदत से नगर में तेरा विवाह नहीं होगा। गिरधर बड़ी मुश्किल से फंसा है। वो गांव का है। गांव के लड़के पत्नी को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तुम उसे पसंद कर लो, वो तेरा गुलाम बनकर रहेगा। जैसा कहोगी वैसा करेगा। माँ, वैसे तो मुझे सहेली के घर जाना था, लेकिन जब इतना दबाव बनाती हो तो बात कर लेती हूँ। सुशीला तैयार होकर गिरधर के पास आई। उसकी माँ उसके साथ थी। सुशीला ने गौर से गिरधर को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गिरधर है। मैं धर्मपुर गांव का हूँ। तुम कौन कौन से काम कर लेते हो? मैं दुकानदारी का सारा काम कर लेता हूँ। बकाएदारों से बकाया भी वसूलाता हूँ। ये काम तो सभी करते हैं। तुम घर के कौन कौन से काम कर लेते हो? खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना आता है ना? नहीं, मुझे ये काम नहीं आते। घर का सारा काम मेरी माँ खुद करती है। मेरी हैसियत नौकरानी रखने की है, लेकिन माँ इतने छोटे काम के लिए नौकरानी की जरूरत नहीं समझती। वह कहती हैं कि जो प्रेम खुद खाना बनाने खिलाने में है, वो नौकरानी के हाथ से नहीं आता। मैं तुम्हारे घर की सारी हिस्ट्री नहीं जानना चाहती। मुझे बस इतना बताओ कि तुम क्या क्या कर लेते हो। विवाह हो जाने पर मैं खुद सीख जाऊंगा। यदि मुझे भली पत्नी मिल गई तो उसके कामों में हाथ बटाऊंगा और सब कुछ सीख लूंगा। बातें बड़ी अच्छी करते हो। चलो, मैं इस पर बाद में सोचूंगी। अभी तुम कुछ दिन यहीं रहो। बेटी, तुम गिरिधर को भी अपने साथ नगर में ले जाओ और इसे नगर घुमाओ। माँ, मैं सहेली के पास जा रही हूँ। भला इन्हें साथ कैसे ले जा सकती हूँ? कोई बात नहीं, मैं गिरिधर को नौकर के साथ भेज दूंगी। नहीं माँ, नौकर को तो मैं साथ ले जाऊंगी। तुम राधा के साथ गिरिधर को भेज दो, वह नगर घुमा लाएगी। सेठानी बेटी की बात मानकर रह गई। सुशीला नौकर के साथ निकल गई। सेठानी को भारी मन से राधा से कहना पड़ा, राधा, तुम गिरिधर को नगर के मंदिर और अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाओ। जल्दी आ जाना, घर में बहुत काम पड़े हैं। राधा गिरिधर के साथ नगर चली गई। राधा तुम्हारी छोटी मालकिन आखिर किस सहेली के यहाँ जाती है और उसे नौकर के साथ ही जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तुम्हें भी तो साथ ले जा सकती है। उसने उसे पहले एक बड़े मंदिर में ले जाकर कहा, ये नगर का बड़ा मंदिर है। सुना है यहाँ दिल से मन्नत मांगने से हर मुराद पूरी हो जाती है। आप अपने लिए कोई मन्नत मांग लो। वो तो मैं करूँगा, लेकिन तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हो। सुशीला आखिर किस सहेली के यहाँ जाती है और उसे नौकर के साथ ही जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तुम्हें भी तो साथ ले जा सकती है। आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं कि मुझे बताने की जरूरत पड़े। आप मेरी मानो तो घर लौट जाओ और कोई दूसरी लड़की तलाशो। मैं दूसरी लड़की तलाश करने कहाँ जाऊं,
जबकि दूसरी तो मेरे साथ ही है। क्या तुम लड़की नहीं हो? बाबू, क्या करते हो? आप बहुत बड़े आदमी हो और मैं एक गरीब नौकरानी। मैं तो आपके विषय में सपना भी नहीं देख सकती। अभी तो कह रही थी कि मंदिर में मन से मांगने वाले की हर मुराद पूरी हो जाती है। चलो, मैं तुझे मांग लेता हूं और तुम मुझे मांग लो। मौसी मुझे जीने नहीं देगी, वो मुझे मार डालेगी। कौन मौसी? तुम किस मौसी से डरती हो? आप जानकर क्या करोगे? और फिर आप बड़े आदमी हो, मैं आपकी बातों में नहीं आ सकती। मुझे पता है जूती का स्थान कहाँ है और टोपी का स्थान कहाँ। आप मेरा उपयोग कर गन्ने की छिलके की तरह फेंक दोगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तुम इतना उल्टा क्यों सोचती हो? मैंने तुम्हें एक दिन में परख लिया। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। तुम किसी विशेष परिस्थिति में नौकरानी बनी हो। मैं बिना विवाह तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। विवाह के बाद पत्नी का स्थान दिल में होता है। कोई अपनी पत्नी को गन्ने की छिलके की तरह फेंकता है? ये बात तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे ठेस पहुंची है। मुझे माफ करो, मैं आपको गलत समझ बैठी। लेकिन मैं एक लड़की हूं, मुझे सजग रहना चाहिए। मैं आपके साथ आई तो गई थी, मगर बहुत डर लग रहा था। मैं कभी किसी लड़के के साथ घर से बाहर नहीं गई। सेठ जी जानते तो आपके साथ भी नहीं आने देते। तुम सेठानी के इतने जुल्म सहकर कैसे रह लेती हो? क्या बताऊं, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आप मुझे अपना सा लगने लगे हो तो बता देती हूँ। मैं जन्म से नौकरानी नहीं हूँ, मैं भी एक सेठ की बेटी हूँ। मैं सेठ सेठानी की सौतेली बहन की बेटी हूँ। सेठ सेठानी मेरे मौसा मौसी हैं। मैं चमेलीपुर नगर की हूँ। जब मैं 8 साल की थी तब मेरे घर में डाकुओं ने हमला कर दिया। धन लूटने आए थे। मेरे माता पिता धन बचाने के लिए लड़े, बहुत शोर मचाया, लेकिन पड़ोसी मदद को नहीं आए। आखिर डाकुओं से लड़ते लड़ते माता पिता मारे गए। मैं पलंग के नीचे छिप गई तो बच गई। सेठ सेठानी जब खबर सुनकर आए तो मकान बेचकर मुझे यहाँ ले आए। सेठ ने मुझे बेटी बनाया, लेकिन सेठानी ने मुझे नौकरानी बना लिया। सेठ चाहकर भी मुझे बचा नहीं पाते। वो मेरे लिए छुपाकर मिठाई लाते हैं और अकेले में खाने को कहते हैं। जब तुम्हें पता है कि तुम सेठानी की बहन की बेटी हो, तो फिर खुद को नौकरानी क्यों समझती हो? यदि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ तो मंदिर में चलकर भगवान के सामने प्रार्थना कर, मैं तुझे मांग लूँगा। आप जैसा भला पति कौन लड़की नहीं चाहेगी, लेकिन मैं सुशीला के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती। आखिर वो मेरी मौसेरी बहन है, मैं उसका बुरा नहीं सोच सकती और मैं आपका भी बुरा नहीं चाहती। इसलिए सलाह देती हूँ कि घर लौट जाओ। सुशीला भली लड़की नहीं है, आपकी योग्य नहीं है। तुम मुझे मांगो या ना मांगो, लेकिन मैं तुझे मांग लूँगा। मैं आपसे पहले आपको मांग चुकी हूँ। ये बात कहने की नहीं होती, लेकिन आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो बता देती हूँ। अब चलो, मैं सुशीला की हकीकत भी दिखा देती हूँ। वो किसी सहेली से मिलने नहीं जाती, बल्कि नौकर संजीव से इश्क लड़ाने रोज जाती है। दोनों के बहुत गलत संबंध है। मैं जानते हुए भी मुंह नहीं खोल सकती। यदि हकीकत बताऊं तो मार सुशीला को नहीं, मुझे पड़ेगी। घर से निकाल दी जाऊंगी, इसलिए मौन रहती हूँ। चलो, मैं हकीकत से रूबरू करा देती हूँ। अच्छा, ये बात है, चलो फिर। राधा गिरिधर को एक पार्क में ले गई। पार्क के बाहर से ही अंदर का नज़ारा दिखाया। गिरिधर ने देखा सुशीला नौकर संजीव की बाहों में लेटी हुई थी। गिरिधर को अब कुछ और देखने की जरूरत नहीं रही। वो राधा के साथ घर लौट आया। बेटा, नगर घुमाए? कैसा लगा नगर? बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ बुरा भी लगा। इस नगर की नौकरानियां तो सती सावित्री हैं, लेकिन नगर के सेठों की बेटियां बहुत बदचलन हैं। घर से सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर नौकर के साथ निकलती हैं, लेकिन पार्क में खुल्लम खुल्ला रंगरेलियां मनाती हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम इस नौकरानी के साथ घूमने क्या निकले हो? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हें कहीं नौकरानी ने सुशीला के खिलाफ भड़काया तो नहीं? माता जी, मैं आपकी बेटी की बात नहीं कर रहा।
मैं नगर के अन्य सेठों की लड़कियों की बात कर रहा हूं, और सभी को बुरा नहीं कह सकता। फल के पेड़ पर 1000 फल लगते हैं, लेकिन उसमें 1-2 सरे निकल ही आते हैं। आप मेरी बात को अपने पर मत लीजिए, और यदि विश्वास नहीं तो खुद जाकर देख सकती हैं। बहुत दूर नहीं है, बस 1 मील। सेठानी अब शंका से भर गई। सुशीला रोज नौकर के साथ सहेली के घर जाने का बहाना बनाती थी। सेठानी बिना समय गंवाए पार्क की ओर निकल गई। वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुशीला अभी भी नौकर की बाहों में लेटी थी। सेठानी आपा खो बैठी। वो सुशीला के सामने जाकर खड़ी हो गई। सुशीला घबरा गई। मैं नौकर संजीव से प्यार करती हूँ और यहाँ मिलकर कोई गलत नहीं कर रही थी। इतना सुनते ही सेठानी ने नौकर को मारना पीटना शुरू किया। खबरदार, जो मेरे पति पर हाथ उठाया तो मेरा भी हाथ तुम पर उठ जाएगा। सेठानी तमतमाती हुई घर लौटी और गिरधर से बोली, तुम अब अपने घर लौट जाओ। दरअसल सुशीला तुझे पसंद नहीं कर रही। वो गांव के किसी गवार से विवाह नहीं करना चाहती। वैसे भी तुम्हारे पास मेरी बेटी के रखने लायक घर नहीं होगा। घर में नौकर चाकर नहीं होंगे। मेरी बेटी को खाना बनाने की आदत नहीं है। माताजी, मैं 1 सप्ताह से पहले कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सेठ जी से वादा कर चुका हूं कि 1 सप्ताह बाद ही जाऊंगा। वैसे भी मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता। रही बात हमारे गंवार होने की, तो हम गंवार आप जैसे नगर के सेठों से अच्छे हैं। मेरे घर में कोई नौकर नहीं है, तो हम खुद काम करते हैं। हमारे गांव में बहू बेटियों से इश्क फरमाने के लिए कोई नौकर नहीं रखता। ये रिवाज पूरे नगर में नहीं, सिर्फ आपके घर में है, तो वो आपको ही मुबारक। मैं अपने वक्त पर चला जाऊंगा। और एक बात बता देना चाहता हूं कि जब विवाह के लिए यहां आया हूं तो विवाह करके और साथ में पत्नी को लेकर जाऊंगा। आप अपनी इन्हीं छोटी छोटी आंखों से देखते रहना। सेठानी गुस्से से उबल रही थी। ऊपर से गिरधर उसे और गुस्सा दिला रहा था। तभी विश्वनाथ सेठ भी घर आ गए। उसी वक्त नौकर के साथ सुशीला भी आ गई। सेठानी फिर नौकर पर टूट पड़ी। तू यहाँ पर आ कैसे गया? 2 कौड़ी का नौकर मेरी बेटी से शादी करेगा? चला जा यहाँ से, वरना मर मार कर हड्डी पसली तोड़ दूंगी। माताजी, आप नौकर पर क्यों गुस्सा हो रही हो? अरे, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो नौकर पर झल्लाने से क्या फायदा? अब मान सम्मान बचाने का एक ही रास्ता है कि नौकर से ही बेटी का विवाह कर डालो। अब अपना गुस्सा थूक दो और ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या सही है। अरे, आपकी अन्य कोई बेटी नहीं है? जिससे भी बेटी का विवाह करोगे, जाहिर है उसे घर जमाई बनाओगे, तो किसी अमीर को घर जमाई बनाने से अच्छा गरीब को बना लो। इस गरीब का भला हो जाएगा। तुम अपना मुंह बंद करो, समझे? बड़े आए सलाह देने वाले। क्या तुम एक नौकरानी से विवाह कर उसे अमीर बनाने को सोच सकते हो? जरूर, मैंने ऐसा सोच भी लिया है। मैं राधा से ही विवाह करूंगा। निर्लज्ज, तुझे मेरी ही नौकरानी दिखाई पड़ रही है। आखिर क्यों मेरा घर बर्बाद करने पर तुला हुआ है? विश्वनाथ सेठ, जो अब तक चुप खड़े थे, सारा माजरा समझ गए। पहली बार इतने वर्षों बाद पत्नी पर उबल पड़े। मूर्ख स्त्री, ये तेरा घर बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि बर्बाद होने से बचा रहा है। मैंने तेरे ऊपर बेटी की जिम्मेदारी छोड़ दी, लेकिन तुमने अपनी ही तरह बेटी को बना दी। तुम खुद कितनी बुरी हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं सूख चुके जख्म कुरेदना नहीं चाहता, इसलिए वही करो जिसमें सबकी भलाई हो। राधा कोई नौकरानी नहीं है, तेरी बहन की बेटी है। उसके सिर पर से माँ बाप का साया उठ जाने से तुमने उसे अपने घर में पनाह जरूर दी, मगर उसका मोल भी ऐसा वसूला कि कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। हमारे पास जितने धन है उसमें आधा पैसा इस गरीब का लगा है। इसके बिके मकान के पैसे ले लेने के बाद भी तुमने इस पर कोई रहम नहीं दिखाई। इसे नौकरानी बना ली और बेटी को अमीर बनाने में लग गई, लेकिन भूल गई कि कोई तेरी गलती को देख भी रहा है।
तुम दुनिया से कितना भी अपनी गलती छुपा लो, लेकिन भगवान तो देख रहा है। वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। उसने इंसाफ कर दिया। तुम्हारी खुद की बेटी नौकर पर मर मिटी तो तुम्हारी नौकरानी की तकदीर बदल गई। बेटा, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। राधा बिल्कुल आग में तपाकर निखरी हुई सोना है, बिल्कुल शुद्ध। ये तेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। तेरे ऊपर आने वाली हर मुश्किल अपने ऊपर ले लेगी। तुमने बहुत अच्छा चयन किया है। मैं तुम्हारा विवाह आज ही करा देता हूँ। तुम कल सुबह गांव लौट जाओ। मेरा मित्र तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। विश्वनाथ सेठ ने गिरिधर का विवाह राधा से करा दिया। सुबह गिरिधर राधा को लेकर धर्मपुर गांव आ गया। उसकी माँ कमला देवी थोड़ा नाराज हुई। अब मैं बहू का स्वागत किस तरह करूं? मेरे तो कितने अरमान थे कि तेरे विवाह में खूब पैसे लुटाऊंगी, और तुम एकदम से पत्नी को लेकर ही घर आ गए। माँ, मैं तुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम जैसे अपनी बहुत समझ रही हो, ये वो वाली नहीं है। ये एक अनाथ लड़की है जो विश्वनाथ सेठ के यहाँ गुलाम बनकर रह रही थी। मैंने इसे गुलामी से बाहर निकाल दिया है। ये विश्वनाथ सेठ की अपनी साली की बेटी है। चाहे कोई भी हो, ये मेरी बहू है। मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं कि साथ क्या लाई है। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मेरे मन की बात मेरे मन में रह गई। भाग्यवान, तुम जो जो मन में सोची हो वो सब करो। पूरे एक पखवाड़े तक करो। जितने धन चाहती हो मुझसे ले लो। अपने मन की सब मुराद पूरी कर लो। कमला देवी ने सचमुच वो सभी किया जो मन में सोच रही थी। गिरधर अब अपनी पत्नी राधा के साथ रहने लगा। राधा एक सधी हुई लड़की थी। उसने कमला देवी का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। सास को छूकर भी कोई काम नहीं करने दे रही थी। कमला देवी खुशी के मारे दोगुनी हुई जा रही थी। सचमुच किसी की भी बहू ऐसी नहीं थी। इस तरह समय गुजरने लगा। समय के साथ राधा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सेठ और सेठानी उमंग से नाचने लगे। धर्मचंद सेठ को भी ध्यान आया कि अब वाराणसी की तैयारी करनी चाहिए। देखो, अब हमें वाराणसी चलना चाहिए। बेटा, सारा कारोबार संभाल लिया है और तुमने अब पोतों का भी मुंह देख लिया है। ठीक है, अब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर हमेशा के लिए नहीं। तीर्थ यात्रा पूरी करके हम वापस आ जाएंगे। अब मैं अपने बहू बेटे और पोतों से ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाऊंगी। भाग्यवान, मैं तुम्हें हमेशा के लिए जाने को नहीं कह रहा। अरे, हम बीच बीच में आते जाते भी रहेंगे। अब तो मैं भी अपने पोतों के बिना नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, हम कल ही निकलते हैं। राधा, मेरे जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अब तेरी है। अपना और सबका अच्छे से ध्यान रखना। जी माँ जी, जो आपकी आज्ञा। आप भी अपना और ससुर जी का ध्यान रखना। आप दोनों की यात्रा मंगलमय हो। इस तरह कमला देवी और धर्मचंद सेठ तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं और राधा बहुत अच्छे से घर को संभाल लेती है। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते एक और नई कहानी में। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।